हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क में जो कोड फर्स्ट मॉडल होता है, जो हमारा बचा रह गया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था स्कीमा फर्स्ट, उसके बाद हमने देखा एंटिटी फर्स्ट और आज हम देखेंगे कोड फर्स्ट। स्कीमा फर्स्ट क्या था? आपके पास एक डेटाबेस होता था, आप उस डेटाबेस के बेसिस पे एंटिटीज जनरेट करते थे अपने कोड में और उसी के बेसिस पे आप अपने कोड में चेंजेस करके उस डेटा को डिस्प्ले कराते थे। ठीक है। उसके बाद आया था आपका एंटिटी फ्रेमवर्क, एंटिटी फर्स्ट, जिसमें आप एंटिटीज पहले बनाते थे और उसके बाद आप उन एंटिटीज के बेस पे डेटाबेस टेबल्स जनरेट करते थे और उसके बाद क्या करते थे, आप उसी डेटा को डिस्प्ले कराते थे। ठीक है। कुल मिलाकर के दोनों साइड पे डेटाबेस होना चाहिए और आपके साइड पे कोड, तो आप सारा का सारा डेटा डिस्प्ले करा सकते हो और इसमें हेल्प करता है हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है। तो आज जो तीसरा पार्ट है उसमें हम यही देखेंगे कि किस तरीके से अगर हमारे पास कोड लिखा हुआ रखा है, हमने कोड में लिख रखा है, अपनी क्लासेस बना रखी हैं। ठीक है। हमने एंटिटी बनाई नहीं है जैसे पिछली बार बनाई थी कि आप विजुअल टूल का यूज करके आप एंटिटी बना रहे हो, वैसा नहीं किया है। इस बार हम खुद क्लासेस लिखेंगे। ठीक है। और उन क्लासेस के बेस पे अपनी डेटाबेस टेबल्स जनरेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे डेटाबेस टेबल जनरेट होने के बाद हम डेटा वहां से फेच करके ला सकते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उससे पहले मैं साइड बाय साइड SQL सर्वर भी ओपन कर देता हूँ, बिकॉज वो काफ़ी टाइम लेता है ओपन होने में। चाहे तो आप थोड़ा सा वीडियो आगे कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। 10-12 सेकेंड तक का वीडियो आप आगे कर सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं। कोड फर्स्ट डेमो के नाम से मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। एम्प्टी प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो गया यहाँ पर। ठीक है। अभी डेटाबेस को ओपन हो जाने देता हूँ मैं, उसके बाद इस पर मैं काम शुरू करूँगा। नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर कि पहले से ही मैं अप करके रखूँ इसे SQL सर्वर को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है, ऐसे टाइम नहीं लेगा। अगर आपके पास 16 GB तक की रैम या 32 GB तक की रैम आपके सिस्टम पर है तो इतना टाइम वो नहीं लेने वाला, लेकिन मेरे सिस्टम पे है 12 GB के आसपास, तो थोड़ा सा स्लो होता है ये। ठीक है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर भी खुल गया, मुबारक हो। और इसके साथ मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो डेटाबेसेस में मैंने एक टेस्ट डेटाबेस बनाया हुआ है। इस टेस्ट डेटाबेस में हम एक टेबल क्रिएट करेंगे नई। ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स रिकॉर्ड की रखी है। अब हम इसमें कोई और रिकॉर्ड या एम्प्लॉय का रिकॉर्ड या कुछ ऐसा करके टेबल्स बनाएंगे। टेबल नहीं बनाएंगे, बेसिकली कोड लिखेंगे और कोड से यहाँ टेबल जनरेट करेंगे। ठीक है। आप कोड लिखोगे और आप फिर से वही एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करोगे, तो एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करके आप अपने कोड के थ्रू यहाँ टेबल्स कैसे जनरेट कर सकते हो, स्कीमा कैसे जनरेट कर सकते हो और उसके बाद कैसे डेटा फेच करके ला करके अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करा सकते हो, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए ओपन करते हैं इसे। ये कोड फर्स्ट डेमो है, ये मैंने प्रोजेक्ट अभी नया क्रिएट किया है C# में। और राइट क्लिक करते हैं इस पर, राइट क्लिक करके हम इसमें ऐड करते हैं, ऐड न्यू आइटम। और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे डेटा और ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, आप इसे सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं कुछ एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स रखूंगा, एम्प्लॉय डेटा ऐड कर दिया। इस नाम से मुझे क्रिएट करना है। और ये एम्प्टी कोड फर्स्ट मॉडल ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल्स और कुछ डिफ़ॉल्ट कोड जनरेट हो जाता है। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, डिफ़ॉल्ट कोड है, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इसे बंद कर देते हैं। employee-data.cs जो ओपन हुआ था। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एंटिटी बनाएंगे जिसका नाम होगा एम्प्लॉय। ठीक है। एंटिटी वैसे नहीं बनाएंगे जैसे पिछले वीडियो में बनाई थी। इस वीडियो में हम एंटिटी बनाएंगे क्लास बना करके।
ठीक है, एक एंटिटी सेट बनाने के लिए हम एक क्लास बनाएंगे, न्यू आइटम, और यहाँ पे हम एक क्लास ऐड करेंगे। कोड में जाते हैं, क्लास पे लिखते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, ये इस नाम का मैंने ये बना दिया। अब यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी होगी, तो प्रॉपर्टीज हम बनाते जाते हैं, पब्लिक इंट emp id, और यहाँ पे गेटर और सेटर दोनों डाल देते हैं, गेट सेट, एंड देन हम आते हैं पब्लिक एम्प्लॉय का नेम भी होगा स्ट्रिंग नेम, इसको भी गेटर और सेटर दे देते हैं, गेट सेट। उसके बाद हम आगे आते हैं पब्लिक स्ट्रिंग ADDRESS एड्रेस दे देते हैं, इसको भी दे देते हैं गेट और सेट, गेटर और सेटर दोनों दे देते हैं इसे। उसके बाद एक फील्ड और डाल सकते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं ये, गेट और सेट, ये दो चीजें डाल दी। ये एम्प्लॉय डिटेल हो गई। ठीक है, अब एम्प्लॉय डिटेल के बाद मुझे अब इस एम्प्लॉय डिटेल्स को डेटाबेस से इंटरफेस कराना है अगर, तो मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकता। मुझे अगर इसे इंटरफेस कराना है तो मुझे एक ऐसी क्लास चाहिए होगी जो कि एंटिटी डेटा फ्रेमवर्क जो हमें प्रोवाइड किया गया है उसके थ्रू डेटाबेस से जाकर बात कर सके। ठीक है, तो ये तो क्लास हो गई हमारी एंटिटी के लिए। ठीक है, अब हम बनाएंगे एक नई क्लास जो कि डेटाबेस से कनेक्ट करेगी और हमारी जो क्लासेस हमने बनाई हैं उस क्लासेस के बेसिस पे डेटाबेस में टेबल्स जनरेट करने का काम करेंगी। ठीक है, और उसके अलावा डेटाबेस से डेटा को लाना, उसमें अपडेट करना, ये सारे काम ये करेगी। तो यहाँ पर हम नाम देते हैं एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसका नाम दे दिया और इसको हम इनहेरिट करते हैं DB कॉन्टेक्स्ट से। यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि हमें पहले इसके लिए एक नेम स्पेस, एक क्लास इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसका नाम है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी। ठीक है, ये हमें इंक्लूड करनी पड़ती है। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे DB कॉन्टेक्स्ट दोगे तो ये यहाँ पे विजिबल होगा। DB कॉन्टेक्स्ट एक टॉप लेवल क्लास है और ये एंटिटी फ्रेमवर्क ने प्रोवाइड की है हमें, और इस क्लास के थ्रू जब भी हम किसी अपनी क्लास को इनहेरिट करते हैं तो फिर ये क्लास मेरी डेटाबेस इंटरफेसिंग क्लास हो गई। अब जो कुछ भी हमारे पास है वो सारा का सारा हम डेटाबेस में अपडेट कर सकते हैं। डेटाबेस में टेबल नहीं है तो उस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। हम नहीं करेंगे, बेसिकली ये एंटिटी फ्रेमवर्क हमारे बिहाफ पे कर देगा। और कैसे करेगा? अब ये DB कॉन्टेक्स्ट है। अब एक चीज और ध्यान रखना है आपको, ये जो एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट है, जिस नाम से आपने ये क्लास बनाई है उसी नाम से यहाँ पर जो web.config फाइल होती है, इस फाइल में आपको एक डेटा सोर्स जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो बनानी पड़ेगी। यानी यहाँ पर जो आपका कनेक्शन स्ट्रिंग होगा उसको आपको बदलना होगा। यहाँ पर जो डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग है वो एम्प्लॉय डेटा के नाम से आ रहा है, आप बाद में इसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि इसको कैसे चेंज करना है। अभी पहले यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी बनाते हैं पब्लिक DB सेट। और DB सेट किस तरह का होगा, क्या डिटेल रिटर्न करेगा? एम्प्लॉय डेटा रिटर्न करेगा। और DB सेट क्या होती है? एक लिस्ट होती है, बेसिकली एक पूरा सेट होता है जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होगा, जो डेटाबेस से रिकॉर्ड लाओगे उसको एक लिस्ट के फॉर्म में हम ले सकते हैं। इसके लिए ये DB सेट यूज किया जाता है, क्योंकि DB सेट अल्टीमेटली लिस्ट रिटर्न करेगा, एरे भी रिटर्न करेगा, जैसा चाहोगे वैसा रिटर्न करेगा, आप जिस तरह का चाहोगे उस तरह का रिटर्न करेगा। यहां पर आपने लिखा गेट और यहां पे लिखा आपने सेट। ठीक है, अब हो गया ये आपका जो DB इंटरफेस क्लास है वो हो गई। इस क्लास में एक ही फंक्शन है, एक ही प्रॉपर्टी है जिसका नाम है DB सेट LST एम्प्लॉय। ठीक है, इसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, LST एम्प्लॉय के नाम से एक प्रॉपर्टी है जो कि एक लिस्ट है उन डेटाबेस रिकॉर्ड्स की जो कि डेटाबेस से ये लेके आएगा या फिर जो डेटाबेस में अपडेट करनी होगी। आज तो हम सिर्फ फेच करके ही दिखाएंगे, सिंपल ही कोड लिखेंगे जैसे हम पहले लिख चुके हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं इसमें और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अगला काम हमें ये करना है कि एक क्लास और बनानी पड़ेगी। वो क्लास क्या करेगी? वो क्लास हमारे इस क्लास को, यानी जो एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट है,
इसको यूज करेगी, इसको इनिशियलाइज करेगी सो दैट डेटाबेस से डेटा लाया जा सके, डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट कर सके। वो सारे काम ये करेगी जिससे कि एंटिटी फ्रेमवर्क अपना डेटाबेस में डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, डीडीएल, डीएमएल जितने भी कमांड्स होते हैं वो चला सके और आपके लिए आपका काम कर सके। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे डेटा एम्प्लॉय डेटा रिप्रेजेंटेशन क्लास, EMP डेटा REPRESENTATI रिप्रेजेंटेशन, एम्प्लॉय डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हम बनाएंगे और यहां पर हम लिखेंगे एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट EDB इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट। ये हमारा बन गया और यहां पर जो फंक्शन के अंदर हमें डालना है उसका नाम हमें लिखना पड़ेगा पब्लिक। यहां रिटर्न क्या होगा, पब्लिक इसको रिटर्न करना है लिस्ट। किसकी रिटर्न करना है लिस्ट, एम्प्लॉय डेटा की, एम्प्लॉय डिटेल्स की लिस्ट रिटर्न करना है, एम्प्लॉय डिटेल्स की। ठीक है, और ये नाम होगा फंक्शन का गेट EMP डिटेल्स, ये फंक्शन है। और यहां से इसको हटाया, यहां नीचे आए, यहां लगा दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिटर्न कुछ नहीं करना है, बाकी सारे काम तो वो खुद करेगा एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ करना है EDB जो आपने बनाया डॉट टू डॉट LST एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट, ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और रिटर्न कर देगा। और ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने जो दूसरी क्लास थी हमारी एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट, उसमें एम्प्लॉय डेटा कर दिया था इसे। ये बेसिकली एम्प्लॉय डिटेल्स होना चाहिए क्योंकि एम्प्लॉय डेटा के नाम से तो मैंने सिर्फ एंटिटी फ्रेमवर्क को इंक्लूड किया था, असली रिकॉर्ड तो हमारा एम्प्लॉय डिटेल्स में है, ये वाला फंक्शन, ये वाला जो क्लास है। ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस अपने रिप्रेजेंटेशन क्लास में। ये काम हो चुका है हमारा। ठीक है, तो 3 क्लासेस आपको चाहिए, एक तो एंटिटी चाहिए, ये रही एंटिटी की क्लास, जिस एंटिटी को आपको डेटाबेस टेबल जिसके लिए क्रिएट करनी है, एक तो ये हो गई। और दूसरी हो गई आपकी क्लास जिससे कि आप डेटाबेस इंटरफेसिंग करोगे और उसको आप इनिशियलाइज करोगे, उसको आप इनहेरिट करोगे DB कॉन्टेक्स्ट से। और उसके बाद जो क्लास बचती है वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन की, जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके लिए आपको ये अलग से फंक्शन लिखना पड़ेगा और ये रिटर्न करेगा EDB.LSTEmployee.toList। ये लिस्ट में कन्वर्ट करके ये आपकी जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज है जो यहाँ पर आएगी वो आपके लिए लेकर आएगा। ये सारा कहाँ से आएगा ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा लाने के लिए हमारा जो कोड है वो खुद जनरेट कर देता है हमारा जो फ्रेमवर्क है, एंटिटी डेटा फ्रेमवर्क। आपको मैंने दिखाया था TT क्लास होती है एक, यहाँ पर एक TT क्लास आपको मिलेगी। जब आप इसे कंपाइल करोगे तब आपको यहाँ पर वो चीज़ दिख जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप इसे बिल्ड करोगे, कंपाइल करोगे और पहली बार चलाओगे उस समय वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है, TT फाइल मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो उसी फाइल्स के थ्रू ये होता है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको बिल्ड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। अब इसको हम पहली बार जब चलाएंगे तब ये सारी फाइलें अपडेट हो जानी चाहिए और TT क्लास यहाँ पे एक TT जो फंक्शन, एक जो TT फाइल होती है वो आ जानी चाहिए। तो अब हमें इसे चलाना है। अब हम इसके थ्रू डेटाबेस को अपडेट करेंगे। डेटाबेस में एक टेबल बनेगी, अगर टेबल नहीं होगी तो बनेगी, और अगर होगी तो वहां से डेटा फेच करके लाएगी। ठीक है, अभी हमारे पास टेबल है ही नहीं, अगर हम यहाँ देखें तो एम्प्लॉय नाम की कोई टेबल है ही नहीं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्म बनाते हैं जिस पर हम डिस्प्ले करेंगे डेटा को, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से जाते हैं वेब फॉर्म पे एंड इसका नाम बदल देते हैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। ये हो गया वेब फॉर्म। अब इस वेब फॉर्म से पहले एक काम और करना है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट है
इसी नाम का आपको प्रोवाइडर भी ऐड करना होता है। जो कनेक्शन स्ट्रिंग होती है उसमें इसी नाम का आपको कनेक्शन स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए जो यूनिक आइडेंटिफायर होता है वो इसी नाम का देना पड़ता है जिस नाम का आपने एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाया है, या फिर वो क्लास जो कि डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट कर रही है। ठीक है, तो आप वेब डॉट कॉन्फिग में आइए, यहाँ पे ये सब जो पहले से लिखा हुआ है फालतू का ये हटा दीजिए। हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ऐड नेम। नेम में डालेंगे हम इसका नाम, ये जो हमारी क्लास थी एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट, एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हम देखते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग, इसमें डालेंगे सर्वर इज इक्वल टू डॉट। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू, यानी विंडोज की जो सिक्योरिटी हम उसका ही यूज करेंगे, उसी को इनहेरिट करेंगे। डेटाबेस का नाम देंगे आप, डेटाबेस का नाम क्या है, टेस्ट डेटाबेस। ठीक है, बस ये हो गया। अब अगला हम देंगे प्रोवाइडर नेम। प्रोवाइडर नेम में आपको देना होगा उस क्लास का नाम जिसके थ्रू आपका डेटा, जिसका यूज करके आपका जो एप्लीकेशन है वो डेटा फेच करेगा। जैसे कई SQL प्रोवाइडर होते हैं, उसी में एक SQL प्रोवाइडर सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ये प्रोवाइडर है जो SQL सर्वर से इंटरफेस करता है आपके लिए डेटा लाने के लिए और उसको फेच करता है। उसको अपडेट भी इसी से करेगा, इसी कनेक्शन के थ्रू, इसी SQL क्लाइंट के थ्रू, और वहां से डेटा लाना हुआ तो भी वही करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। नाम डालना है आपको जो कि वही होगा जो कि आपके एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट यानी जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास से इनहेरिट हो रही है उस क्लास का नाम होगा। उसके बाद आपका जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसमें आपको सर्वर का नाम देना है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी बतानी है कि सिक्योरिटी लेवल का क्या होगा, और डेटाबेस में आपको डालना है टेस्ट डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पर आपको सेमीकोलन फिट कर देना है। सारा कुछ हो गया। अब प्रोवाइडर नेम दे दिया, खत्म। अब इसको बिल्ड करते हैं दोबारा। ठीक है, अब बिल्ड करने के बाद हम आते हैं अपने फॉर्म पे वापस, जहाँ पे हमें डिटेल्स ऐड करनी है डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर भी वही ग्रिड भी यूज करेंगे, हम डेटा ग्रिड यूज करेंगे। तो डेटा ग्रिड पे चलते हैं, ग्रिड व्यू, डेटा ग्रिड, ये ग्रिड व्यू है। तो यहाँ पे आ गए हम, और इसके बाद हमें पहले हमने लिया था एंटिटी डेटा सोर्स, लेकिन इस बार हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बने रखे होंगे और उन ऑब्जेक्ट से डेटाबेस में टेबल बनानी है। तो इस बार ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स से हम काम करेंगे, उसका नाम है ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स 1। तो अब जरा हम डिजाइन पे चलते हैं, उसके पहले इसे जरा बिल्ड कर देते हैं। बिल्ड करने के बाद हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स को कनेक्ट करते हैं डेटा सोर्स से। यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉय डेटा रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर आपको बिजनेस ऑब्जेक्ट का नाम देना है, जो आपने रिप्रेजेंटेशन क्लास बनाई थी ना उसका नाम यहाँ देना है। आगे चलते हैं, उस रिप्रेजेंटेशन क्लास में कुछ मेथड्स होंगे जो हमने एक्सपोज किए होंगे, जैसे गेट एम्प्लॉय डिटेल एक्सपोज किया है, इसको ले लिया, बस हो गया काम। इसको अपडेट कर दिया और हमारा डेटाबेस से ये कनेक्ट हो चुका है। डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ, बेसिकली डेटा प्रोवाइडर से कनेक्ट हो चुका है। अब हम आते हैं इस पर, यहाँ पर आपको देना होगा ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स, चूज डेटा सोर्स। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स का नाम दे दीजिए। ठीक है, बाकी इसको सजाना संवारना है तो आप सजा दीजिए, कलरफुल कर दीजिए। ठीक है, अब आपका ये रेडी हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ चला कर देखिए इसको, फॉर्म पे आइए, फॉर्म पे रहिए और यहीं से चला दीजिए इसे। अभी ये डेटाबेस क्रिएट करेगा सबसे पहले, और उसके बाद वहां से डेटा लेकर आना चाहिए, लेकिन डेटा तो होगा नहीं उसमें, तो हम उसमें डेटा फिल करेंगे और जब अगली बार चलाएंगे तो डेटा वहां से फेच होकर आएगा। वन और मोर वैलिडेशन एरर्स वर डिटेक्टेड ड्यूरिंग मॉडल जनरेशन। ठीक है, इसे रोकते हैं और एक चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी, हो सकता है हमें यहाँ पे जो माइग्रेशन हिस्ट्री है इसको हमें डिलीट करना होगा। जितने भी डेटाबेसेस हैं, टेबल्स हैं, वो सारी हटा देते हैं।
माइग्रेशन हिस्ट्री आप हटा दिया करो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, या फिर उसे अपडेट कर दिया करो। आप गूगल से सर्च मार सकते हो कि क्या अपडेट कर सकते हो आप उसमें। अब आपकी टेबल्स यहाँ सारी चली गई, हम दोबारा इसे चला के देखते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय, यहाँ पर आप डायरेक्टरी तो एक्सेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप एम्प्लॉय डिटेल्स करके नाम था, क्या नाम था, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स डॉट ASPX, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। ये अगेन एक्सेप्शन दे रहा है और इसमें 1 और मोर वैलिडेशन एरर्स अकर्ड ये आ रही हैं, वैलिडेशन में फेल हो रहा है। तो देखते हैं कि ये क्या वैलिडेशन एक्सेप्शन आई है। वन और मोर वैलिडेशन एरर्स अकर्ड। ठीक है, इसमें देखते हैं कोड में ही कुछ गड़बड़ है। हमने एम्प्लॉय डिटेल्स बनाई, एम्प्लॉय डिटेल्स में हमने ये सारे आइटम्स डाले, पब्लिक एंड गेट सेट, ये सारी चीज़ें डाल दी। और उसके बाद हमने बनाया एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट, जिसके थ्रू एम्प्लॉय डिटेल्स हम अपडेट करेंगे। और उसके बाद हमने देखा एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन बनाया यहाँ पर, पब्लिक लिस्ट, एम्प्लॉय डिटेल्स गेट एम्प्लॉय लिस्ट, और यहाँ पर LST एम्प्लॉय, क्या इसी नाम का था DB कॉन्टेक्स्ट में, LST एम्प्लॉय। एम्प्लॉय डिटेल्स रिप्रेजेंटेशन। Okay, so EDB, new employee DB context. यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो बनाना ही होगा और उसके बाद ही आप इसे रिटर्न कर पाओगे। लेट्स अगेन रीबिल्ड इट। इसमें कुछ है डिटेल्स, इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। Code first demo dot employee details, entity type employee details has no key defined. Define the key for this entity type. इसमें की हमें डिफाइन करनी है। बेसिकली प्राइमरी की एम्प्लॉय डिटेल्स में हमने डिफाइन नहीं की है। सो एम्प्लॉय डिटेल्स में
तो जब भी आपको की डिफाइन करनी है तो आप यहाँ पर आओगे एम्प्लॉय डिटेल्स में और इस जगह पर आप की जो है वो आप यूज करोगे। तो जब भी आपको इस्तेमाल करना है आप यहाँ पर की नोटेशन का यूज करोगे। आप ये दो इंटरफेसेस नेम स्पेसेस ऐड कर लीजिए, दो क्लासेस, और उसके बाद यहाँ पर आप की इंटरफेस की जो एट्रीब्यूट है वो यूज कर लीजिए। की एट्रीब्यूट ये बताएगा कि कौन सा कॉलम हमारा जो है की होगा, प्राइमरी की होगा। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी कर दिया कि प्राइमरी की होगी। अब इसको कंपाइल करते हैं दोबारा। और यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल्स एम्प्लॉय रिकॉर्ड डॉट ASPX लेकर आते हैं और अब ये फेल नहीं होना चाहिए, इट शुड वर्क। इसने टेबल बना दी होगी एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। लेट्स गो एंड सी कि टेबल बनी है या नहीं। यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लीजिए और फिर टेबल को देखिए, यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम से टेबल बन गई है। ठीक है, तो प्राइमरी की आप डिफाइन करना याद रखिएगा कि कैसे प्राइमरी की डिफाइन की जाती है, उसके बाद आपका ये काम करेगा। ठीक है, अब हमने इसको रोक दिया। अब सिंस डेटाबेस में डेटा नहीं है, अब हम फटाफट से इसमें डेटा भर देते हैं, 2-3 रोज भर देंगे, ज़्यादा नहीं। तो कॉलम्स देख लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एड्रेस है, ऑक्यूपेशन है। अब यहाँ पर हम एक फाइल मैंने बना रखी थी, उसको रिसेंटली उसको ओपन कर लेता हूँ। नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ये 3 चीज़ें भरनी है। एम्प्लॉय आईडी ऑटो जनरेटेड आईडी है, एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है और ये ऑटो जनरेटेड होती है, ये ऑटो इंक्रीमेंट होकर के अपडेट हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल्स वैल्यूज, और यहाँ पर आप डालोगे नाम, जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया, फिर उसके बाद एड्रेस। ठीक है, उसके बाद हमने ऑक्यूपेशन में डाल दिया SE सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद हमने 2 रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ और नाम डाल दिया, गुड्डू, झुन्नू, ये झुन्नू आ रहे हैं गुड़गांव से झुंझुना हिलाते हुए, और ये हैं भाई साहब अभी ट्रेनी, इसीलिए झुंझुना हिला रहे हैं। और ये नोएडा के अलावा, ठीक है, सबको ऐसे ही रखते हैं और ये इन तीनों को एग्जीक्यूट करा देते हैं। 3 रोज हो गई। अब जरा देखते हैं रिकॉर्ड आए हैं कि नहीं आए हैं ढंग से। सिलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, और इसको चला के देखते हैं। ठीक है, आ गया, 3 रिकॉर्ड्स आ गए। अब ये तीनों रिकॉर्ड जब हम अगली बार अपना चलाएंगे तो यहाँ पर दिख जाने चाहिए हमें। यहाँ पर आपको उस फॉर्म को खोलना होगा, employee-records.aspx। आप जैसे ही उसे खोलोगे वो सारे के सारे विकास, गुड्डू, झुन्नू तीनों आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल है कोड फर्स्ट अप्रोच, जिसमें आप पहले कोड लिखते हो एंड देन उसके बाद आप डेटाबेस टेबल्स क्रिएट हो जाती हैं एंड देन आप उसमें जो भी डेटाबेस टेबल्स में डालते हो वो डेटा आप डिस्प्ले करा सकते हो। तो ये थे बेसिक लेक्चर्स तीनों के बारे में, कोड फर्स्ट, स्कीमा फर्स्ट एंड जो एंटिटी फर्स्ट है, तीनों के बारे में। अब आगे और इसमें जो डिटेल्स हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए, दैट वी विल डिस्कस सून। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओके, बाय बाय।